राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का नाम है वक्त और खामोशी। प्रिया विशाल से कहती है, विशाल आज शनिवार है, हम कहीं घूमने चले? नहीं प्रिया, आज घर पर रहते हैं ना। हर वीकेंड को कहीं जाना ज़रूरी है क्या? चलते हैं ना विशाल, मैं भी ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगी। नहीं प्रिया, तुम अपने दोस्तों के साथ चली जाओ, मेरा मन नहीं है। अरे विशाल, दोस्तों के साथ तो मैं हमेशा जाती ही रहती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक दूसरे को वक्त देना चाहिए? प्रिया, मुझसे फिल्मी बातें मत किया करो। हर वक्त हम साथ ही तो रहते हैं। अब क्या करूँ, तुम्हारे लिए ऑफिस छोड़कर घर में तुम्हारा मन बहलाऊं? क्या मेरे पास और कोई काम नहीं है? कैसी बात कर रहे हो विशाल? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि कितने दिन हो गए हमें एक दूसरे से ढंग से बातें किए हुए। हम रोज ही तो बात करते हैं, अब क्या रह गया है? कौन सी बात रह गई जो हम नहीं कर पाते? तभी पीछे से आवाज आई, कुछ बातें अनकही रह जाती हैं। प्रिया और विशाल दोनों चौंक गए। आपस में लड़ाई करते हुए वह यह भूल ही गए थे कि वह अपने घर में नहीं बल्कि अपने अपार्टमेंट के कॉरिडोर में खड़े हैं। माफ कीजिएगा, मैंने बीच में बोल दिया, उस सज्जन व्यक्ति ने कहा। तो विशाल थोड़ा सा झेप सा गया। नहीं, हमें ही ध्यान देना चाहिए था, उसने प्रिया की तरफ घूरते हुए कहा। कोई बात नहीं, हो जाता है। आइए ना हमारे घर, एक एक कप चाय पीते हैं। जी नहीं, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। फिर कभी, विशाल ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा। तो सज्जन व्यक्ति ने बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज शाम की चाय आपको हमारे साथ ही पीनी पड़ेगी। मेरी पत्नी नेहा आपको देखकर बहुत खुश होगी। कहिए मिस्टर, उसने नाम पूछते हुए इशारा किया। तो विशाल ने कहा, जी मेरा नाम विशाल है और यह मेरी पत्नी प्रिया। अच्छा, मैं हूँ शेखर पाठक। तो आज शाम की चाय की डेट पक्की ना? यह कहते हुए वह तीनों लोग हंसने लगे। विशाल और प्रिया को इस फ्लैट में आए अभी कुछ ही समय हुआ था, इसलिए उनका किसी भी पड़ोसी से ठीक से परिचय नहीं हो पाया। लेकिन आज जान पहचान बनाने के लिए उन दोनों ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। हमको निश्चित समय पर प्रिया और विशाल शेखर के घर पहुंचे तो दरवाजे के बाहर शेखर और उनकी पत्नी नेहा के नाम की नेम प्लेट लगी हुई थी। उन्होंने जैसे ही बेल बजाई तो दरवाजा खुला। जी हम शेखर। अरे अंदर आइए, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? वह लोग जैसे ही अंदर आए तो किचन से आवाज आई, अरे विमला, उन लोगों को बैठाओ, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद शेखर अपने हाथों में चाय की ट्रे लिए किचन से बाहर निकलता हुआ आया। चाय की ट्रे मेज पर रखते हुए शेखर ने कहा, गुड इवनिंग, आप लोगों का मेरे घर में स्वागत है। प्रिया और विशाल ने भी उन्हें गुड इवनिंग बोला। तो फिर शेखर बोला, वह नेहा की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह आराम कर रही है। उसके उठते ही मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। विशाल और प्रिया को यह बात थोड़ी अजीब लगी कि घर में मेहमान आए हैं और वह आराम कर रही हैं। खैर, वह दोनों चाय पीने लगे। तभी एक तेज आवाज अंदर के कमरे से आती हुई सुनाई दी तो प्रिया का ध्यान उस तरफ गया तो पता चला कि अलार्म बज रहा है। यह कैसा अलार्म है? प्रिया ने पूछा। अरे वह नेहा की आवाज है। नेहा ने अपनी आवाज रिकॉर्ड करके अलार्म लगा दिया है। पहले तो मैं भी चौंक गया था। ओह, लगता है काफी हंसमुख हैं। जी हाँ, जब वो हंसती थी तो आस पड़ोस के लोग भी जान जाते थे। पहले तो मैं सोचता था कि इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी बुद्धि बैल बराबर भी नहीं है। बातें तो इतनी करती थी कि कभी कभी मैं भी खींच उठता था। कॉलेज में लेक्चरर जो थी, हमारी शादी को 11 साल हो गए, लेकिन इन 11 सालों में मैंने कभी उसे उदास नहीं देखा। कोई बच्चा नहीं था, लेकिन कभी मुझे बच्चों की कमी महसूस नहीं होने दी। उसे माँ बनने की बहुत चाहत थी, लेकिन फिर भी मैंने कभी उसे उदास या दुखी नहीं देखा। ऐसा लगता था कि जैसे उसे उदास होना आता ही नहीं है। हर रात को उसके पास मेरे लिए बातों का पिटारा होता था। उसकी बातें सुनते सुनते तो मैं भी सो जाता था। वह कहती थी, शेखर सो गए क्या? अरे नहीं नेहा, सुन रहा हूँ, तुम बोलो। मेरे दोस्त कहते थे कि भाभी जी को दिल लगाना बहुत अच्छे से आता है। तो मैं कहता, हाँ हाँ,
तुम्हारी भाभी को तो बात करना भी बहुत आता है, बातें करते हुए जैसे वह कभी थकती ही नहीं थी। जी आपने अरेंज मैरिज की थी? बीच में प्रिया ने बोला। अरे नहीं, बकायदा लव मैरिज की थी, वह भी बिल्कुल फिल्मों वाला प्यार, छुप छुप कर मिलना, फिर परिवार वालों से बगावत और उसके बाद शादी। जितनी अच्छे तरीके से नेहा मुझे समझती थी, उतना तो शायद मैं खुद को भी नहीं समझ पाता। कब मैं उदास हूँ, कब खुश हूँ, कब मुझे चाय चाहिए, मुझे कब किस चीज़ की ज़रूरत है, कभी उसे बताना नहीं पड़ता। खाना बहुत अच्छा बना लेती हैं क्या? प्रिया की इस बात को शेखर जी मुस्कुरा दिए। अरे नहीं, नेहा को तो खाना बनाना आता ही नहीं था, उसे खाना खिलाना बहुत अच्छे तरीके से आता था। वह इतनी खुशी और इतना सलीके से खाना खिलाती थी कि आदमी 2 रोटी एक्स्ट्रा ही खा ले। लेकिन शेखर जी, आप बार बार था का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? प्रिया की इस बात का शेखर कोई जवाब देते इससे पहले ही विमला आ गई। साहब, मैंने खाना बना दिया है और मेम साहब के कपड़े भी बदल दिए हैं, अब मैं जा सकती हूँ? अरे हाँ हाँ विमला, तुम जाओ, लेकिन जरा रुको, तुम्हारी तनख्वाह देनी है, मैं अभी लेकर आता हूँ। जैसे ही शेखर जी अंदर गए तो विशाल ने विमला से पूछा, यह नेहा जी का क्या चक्कर है? वह बार बार था का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? उनकी पत्नी तो जिंदा है ना? तो विमला ने कहा, मैडम तो जिंदा होकर भी नहीं है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। प्रिया भी बड़ी उत्सुकता से विमला की तरफ देख रही थी। तो विमला ने कहा कि आज से 5 साल पहले मैडम को पैरालिसिस का अटैक आया था। कितने सालों तक तो साहब अकेले ही मैडम को देखते रहे, लेकिन मैडम के साथ साथ ऑफिस का काम देखना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए दोस्तों के बहुत कहने पर उन्होंने 2 साल पहले मुझे काम पर रख लिया। लेकिन बड़ी अजीब बात है, मैडम के बिना कुछ बोले ही साहब सब समझ जाते हैं, उन्हें कब क्या और किस चीज़ की ज़रूरत है, कब उन्हें भूख लगी है, कब बाथरूम जाना है, कब टीवी देखना है, हर चीज़ के बारे में। यहाँ तक कि साहब तो खुद ही मैडम को तैयार करते हैं। लेकिन वह आज आप लोग आ गए, इसलिए मैंने मैडम को के कपड़े बदलकर उन्हें तैयार कर दिया। अच्छा, प्रिया ने बड़ा अफसोस जताते हुए पूछा, तो क्या अभी तक उनकी हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया? नहीं, अभी तक तो बस यही सुधार आया है कि मैडम कोमा से बाहर आ चुकी हैं। लेकिन क्या? मेरे नेहा के टेप रिकॉर्डर बंद हो गया, उसकी आवाज़ चली गई और उसके पेट का निचला हिस्सा भी सुन्न हो गया है। शेखर जी की बात सुनकर प्रिया और विशाल चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर बाद विमला वहां से चली गई तो प्रिया ने सबकी चुप्पी तोड़ी और कहा, माफ करिएगा शेखर जी। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो विशाल ने पूछा, लेकिन शेखर जी, यह सब हुआ कैसे? तो शेखर ने बताना शुरू किया, उस दिन मैं ऑफिस से बहुत लेट पहुंचा था। मेरे बॉस से मेरा कुछ झगड़ा हो गया था। जब मैं घर आया तो नेहा अपनी सहेली से बात कर रही थी। बाथरूम से हाथ मुंह धोकर बाहर आया तो उसने मुझसे हंसते हुए पूछा, खाना खाओगे या फिर खाकर आए हो? ऑफिस में बॉस से झगड़े की वजह से मेरा दिमाग पहले से ही खराब था। तो मैं चिल्लाते हुए बोला, मेरे पास तुम्हारे जितने चाहने वाले नहीं हैं कि रोज मुझे खाने के लिए ऑफर देते रहें। मुझे लगा कि वो मुझसे लड़ेगी, लेकिन वह हंसते हुए बोली, हाँ भाई, यह बात तो है, एक तो कड़वा करेला, ऊपर से नीम चढ़ा हुआ, तुम्हें खाने के लिए कौन पूछेगा? अच्छा, तो क्या मैं तुम्हें करेला दिखता हूँ? और नहीं तो पता है कि मुझे करेला कितना पसंद है। उसकी बात सुनकर ना चाहते हुए भी मुझे हंसना पड़ा। अच्छा चलो खाना खाते हैं, तुम खा लो, मैं तो खा चुकी हूँ। अरे कैसी पत्नी हो तुम? पति भूखा थका हारा ऑफिस से घर आया और तुमने पहले ही खाना खा लिया। लोग तो अपने पति के आने का इंतजार करते हैं, करते होंगे। और वैसे भी किसी संत महात्मा ने कहा है कि खाने के लिए भूख का इंतजार करना चाहिए, पति का नहीं। अच्छा, किस संत ने कहा है? जिसने से तुम अभी बातें कर रहे हो। उसकी बातें सुनकर मैं भी हंस पड़ा। खाना खाने के बाद हम लोग सोने चले गए। नेहा मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन मैं जानबूझकर उसकी बातों को टालता रहा। क्या बात करता? उसका माना बन पाना जैसे उसकी सारी अच्छाइयों पर एक ग्रहण था। मेरी माँ हमेशा इस बात के लिए उसे ताने मारती रहती। ऐसा लगता कि अगर मेरा बच्चा ना हुआ
तो संसार वहीं रुक जाएगा। क्या बात करूं नेहा, तुम फिर अपनी रीमा की बुराइयां करती रहोगी। तो नेहा ने कहा, मैं पीठ पीछे वार नहीं करती, जो भी बोलना होगा तुम्हारी माँ को बोल दूंगी। उसके बाद मेरी गोद में सर रखकर वह पता नहीं क्या क्या बोलती रही। मैं तो उसकी कोई बात सुनी ही नहीं। आज याद करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ भी याद नहीं आता। वह चिल्लाकर मुझसे बोली, तुम मुझे सुन रहे हो ना? क्या सुनूं? मैं नेहा, दिन भर बकबक करती रहती हो, कभी भी 1 मिनट की शांति नहीं रखती। तो उसने कहा, अगर मैं चुप हो गई तो फिर? तो आज तुम्हें मेरी आवाज़ चुभती है, कल मेरी खामोशी चुभेगी। यही कहकर वह चुपचाप सो गई। आधी रात को उसको पैरालिसिस का अटैक आ गया और मेरी जिंदगी में हंसने वाली नेहा बिल्कुल खामोश हो गई। तभी विशाल ने पूछा, अच्छा शेखर जी, इस पर डॉक्टर क्या कहते हैं? तो शेखर ने कहा, एक लंबी सांस लेते हुए कहा, कल मैं नेहा को लेकर लंदन जा रहा हूँ, आप परेशान मत हो शेखर जी, वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पता नहीं विशाल जी, लेकिन अगर आप लोगों की दुआएं साथ रही तो हो सकता है मेरी नेहा एक बार फिर से हंसने और खिलखिलाने लगे। यह कहते हुए शेखर की आंखें आंसुओं से नम हो गईं और प्रिया और विशाल का भी दिल भर आया ऐसी प्रेम कहानी सुनकर। विशाल जी, एक बात कहूँ आपसे? हाँ हाँ बोलिए ना शेखर जी। तो शेखर ने कहा, चंद लम्हे तुम्हारी जिंदगी के तुम्हारी मुट्ठी में ऐसे कैद हों, रेत हों जैसे, इससे पहले कि वक्त फिसल जाए मुट्ठी से, तुम्हारे जी लो हर लम्हा आखिरी वक्त हो जैसे। तभी अंदर से कराहने की आवाज़ आई तो शेखर जी तुरंत खड़े हो गए। लगता है नेहा को टीवी देखने का मन कर रहा है। बस आप दोनों को यही कहना चाहता था। माफ़ करिएगा, नेहा मुझे बुला रही है, अब मुझे जाना होगा। यह कहकर शेखर विशाल और प्रिया को दरवाजे तक छोड़ने आए तो कुछ सोचते हुए विशाल ने पलटकर शेखर से पूछ लिया, शेखर जी, आपको कैसे पता चला कि नेहा जी को टीवी देखने का मन कर रहा है? तो हल्की सी फीकी मुस्कान के साथ शेखर ने कहा, विशाल जी, कोई बड़ी बात नहीं है। नेहा की आवाज़ को यह दिल पहले सुनता था, आज उसकी खामोशी भी समझ जाता है। यह कहकर शेखर वहां से नेहा के पास चला गया। विशाल और प्रिया भी अपने घर आ गए। घर आते ही विशाल ने प्रिया को गले लगाते हुए कहा, आज से हम दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारा वक्त गुजारेंगे। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए हम एक दूसरे का साथ और वक्त देना ज़रूरी है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।